नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। हिंदुस्तान हमारा जो देश है वो जितनी विविधताओं से बना हुआ है और इन विविधताओं के बीच जितनी व्यवस्थाएं हमने इस देश में की है। किसान जो है वो हल चलाता है, खेती करता है, लेकिन खेतों में करता है। गाड़ियां चलती हैं, हाईवेज पर चलती हैं। देश की संसद में एक सांसद ट्रैक्टर लेकर पहुंचता है, दूसरा सांसद ऊंट लेकर जाता है, ऊंट की सवारी करके संसद के मुख्य द्वार पर पहुंचता है। इससे पहले भी इस 18वीं लोकसभा में ये जो दो राजस्थान के सांसदों ने इस तरह से प्रदर्शन के जरिए प्रचार प्रसार या एक तरह से अटेंशन लेने की जो कोशिश की है, इससे पहले भी इस देश में कुछ सांसदों ने ऐसी कोशिशें की थी। अर्जुन राम मेघवाल जब पहली बार सांसद बने थे तो वो भी साइकिल से संसद पहुंचे थे। लेकिन साइकिल से, हालांकि वो भी उस रोड पे जो जिस रास्ते पर जहां पर इस देश की, हिंदुस्तान की संसद है, जहां से सरकार चलती है, उन रास्तों पर तो दरअसल साइकिल भी चलती है, लेकिन कितनी सही है ये एक सवाल है। बहरहाल मुद्दा ये है कि संदेश देने की जो कोशिश इस देश के सांसद शपथ ग्रहण या देश की संसद में पहुंचने के वक्त करते हैं, वो संदेश क्या वाकई दूर तक पहुंच पाता है या एक दिन सिर्फ एक खबरों में, सुर्खियों में बने रहने से आगे नहीं बढ़ पाता है। हमारे खास मेहमानों के साथ इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सांसदों को ऐसा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारे साथ करणवीर राजपुरोहित जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करणवीर सिंह राजपुरोहित जी, राजपुरा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपकी पार्टी ने इस देश में सबसे लंबे समय तक राज किया है। आपको भी उदाहरण याद आते हैं आपकी पार्टी के सांसदों के, जब कुछ इस तरह के अंदाज में संसद पहुंचे और पूरे देश का अटेंशन लेने की कोशिश करें, मीडिया के कुछ लोगों के कैमरों को अपनी तरफ करें? मीना जी, अटेंशन लेने की बात नहीं है। आज भी हमारी पार्टी के सांसद, जो चुने हुए सांसद है, वो हाथ के अंदर संविधान की प्रति साथ लेके गए थे। ये एक मैसेज देने की बात है कि आने वाले समय में देश संविधान से चलेगा, संविधान के साथ है। इसी के साथ सीपीएम के जो हमारे राजस्थान सीकर से सांसद आते हैं, वो ट्रैक्टर लेके पहुंचे। वो ये मैसेज देना चाह रहे थे, जिन किसानों को नरेंद्र मोदी जी ने, जिन ट्रैक्टरों को संसद भवन नहीं जाने दिया, वो ट्रैक्टर लेके वहां गए कि ये देखिए, किसान संसद तक भी ट्रैक्टर लेके आ सकता है जब वो अपनी पे आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज की राजनीति होती है और आने वाले समय में ये बताने का और ध्यान केंद्रित करने की बात है कि किसान का चिन्ह है हल, ट्रैक्टर, उसके ये सांकेतिक प्रदर्शन कह सकते हैं इसे आप। संविधान के प्रति वो साथ इसलिए लेके गए कि देश संविधान से चलेगा, संविधान के उद्देश्यों से चलेगा, संविधान में जो नियम कायदे बनाए हैं उनके अनुसार चलेगा, अपनी मनमानी से नहीं चलेगा। तो ये इस तरह के मैसेज देने का काम हर सांसद तो अपने तरीके से करना चाहता है। अमरा राम जी ने किसानों के हितों का संदेश दिया और राजकुमार रोत ने उन्होंने आदिवासी समाज का आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने आदिवासी समाज का मैसेज दिया है कि हमारे आदिवासियों में हमारी परंपराएं प्रथम है, हमारे धारणाएं प्रथम है, हमारे जिस धर्मनिरपेक्ष भारत में हम रहते हैं, उन्होंने उस तरह की वो बात हमेशा से ही वो आदिवासी टैगलाइन की बात करते हैं। सजे हुए ऊंट को ले जाकर, राजीव तिवारी जी, कितना उचित है ये एक सांसद, क्योंकि जब सांसद बनते हैं और देश की संसद में पहुंचते हैं तो वहां की कुछ मर्यादाएं भी हैं, गरिमा भी है, वहां का सम्मान भी है और वहां संविधान के तहत भी, हालांकि इसमें असंवैधानिक जैसा कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह से हेडलाइन बटोरना या संदेश देना, क्या संदेश दे पाए राजकुमार रोज? एक दिन की है तो सारी चीजें कि पूरे मीडिया का ध्यान आकर्षण करना और अपने आप को हेडलाइंस में लाना, ये एकमात्र उद्देश्य है। और इसके पीछे क्या है? और आदिवासियों का तो ऊंट वैसे भी साधन नहीं है, ये तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और बाड़मेर, जैसलमेर या और रेगिस्तानी इलाकों में ऐसे ही अमराज राम जी का है, वो भी ट्रैक्टर लेके चले गए। आपने देखा होगा पिछली बार साइकिल पे गए थे हमारे मेघवाल साहब। तो ये सब सिर्फ अट्रैक्शन और न्यूज़ में बने रहने का एक
साधन बन गया है एक। वरना आप देखिए कि इनको जाना तो चाहिए भाई, आप जीप ले जाओ, कोई बस में चले जाओ, आपको अगर जाना ही ये दिखाना है कि मैं आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो आप बीटीसी की बस में जाते ना, संसद के गेट के बाद वहां बस स्टैंड पे उतरते, वहां से पैदल अंदर जाते, तो लगता कि हाँ ये 10 रुपए का 20 रुपए का टिकट लेके और बाकायदा एक आम नागरिक की तरह संसद भवन में आए हैं, संसद में आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब ये सजा धजा ऊँट लेकर आने का क्या मतलब हुआ? कोई बारात में आए हो आप, कोई शादी में आए हो, क्या है ये? तो एक सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए, मीडिया का अट्रैक्शन बनने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। बहुत सारे लोग पहले भी करते रहे। राजस्थान की जी। विधानसभा में लोग बैलगाड़ी में आए हैं। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं, ये इसका कोई लोगों पे असर नहीं पड़ता, एक दिन का होता है ये। आज आ गए, कल से ये देख लेना आप, कल से कोई एसयूवी में बैठ के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सुर्खियां बटोरने के लिए जितने प्रयास हैं, इससे संसद में सांसद पद की जो गरिमा और मान सम्मान है, उस पर कितना असर पड़ता है जगदीश शर्मा जी? और इससे आपकी संजीदगी, आपकी गंभीरता कम नजर आती है, चाहे वो सांसद कोई भी हो? शायद मीना जी, सांसद की गरिमा और सम्मान के ऊपर तो इससे कोई ठेस नहीं लगती, जैसा मैं मानता हूँ। इसमें गरिमा और ठेस का क्या है? बहुत सारे देशों में ये प्रचलन है कि वहाँ जब कोई खास समारोह होता है या खास आयोजन होता है जिसकी की अपनी मान्यता है, वहाँ तरह तरह से आते हैं। हम रोजाना अखबारों में देखते हैं, कभी वहाँ किसी की याद में आज भी जो है एक याद में जो है वो बनाया गया है, जिसमें कभी टमाटर फेंकते हैं, कभी क्या करते हैं, तरह तरह के दुनिया में खेल चलते हैं। तो ये तिवारी जी जो कह रहे हैं, उस बात को मैं भी मानता हूं कि ये केवल अपनी तरफ ध्यान खींचने का एक तरीका है, और मीडिया में बने आ जाएंगे हम, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसका महत्व। तरह तरह से लोग आए, पहले भी पार्लियामेंट पर तरह तरीके से आए, हमारे राजस्थान विधानसभा पर भी इसी तरीके से तरह तरह से आए, घोड़े पे आए, विधानसभा के पहली मंजिल तक घोड़े पर पहुंच गए। तो ये सब कुछ चलता है, लेकिन ये असंवैधानिक नहीं, संविधान सम्मत है, कोई रोक नहीं है इन चीजों पर। और इसका केवल एकमात्र जो पर्पज है, अगर ये इतना ही एनर्जी और दिमाग कोई अच्छे पब्लिक के लिए अच्छा काम करने में, कानून बनाना, सुविधा उपलब्ध करवाना, इन सब के ऊपर लगाते तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर चीज थी। जी, संविधान सम्मत का जहां तक आपने जिक्र किया है, तो आज तो हिंदुस्तान की संसद में जय फिलिस्तीन भी हो गया और जय श्री राम भी हो गया। अब कौन किसको सही कहे और किसको गलत कहे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सवाल ये है राकेश वशिष्ठ जी, कि ध्यान आकर्षण मीडिया में बने रहने के लिए, मीडिया में चर्चा में रहने के लिए आपको जब ऐसे जतन करने पड़े, इसका मतलब आपके पास मुद्दों की कमी है। इसका मतलब आप अपनी आवाज को ठीक से उन लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं कि आपको एक माध्यम अलग अलग तरह से तलाशना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि भाई इस बार कौन सा तरीका, अगली बार कौन सा तरीका। खास करके अमराराम जैसे साधारण, मतलब अमराराम और राजकुमार वो दो अलग अलग पर्सनालिटी है। एक पूरी तरह से प्रचार तंत्र के साथ सांसद बने हैं, मतलब कम से कम उसकी मदद और उसके माध्यम का सदुपयोग या दुरुपयोग जो भी कहें। और अमराराम एकदम ग्राउंड के व्यक्ति हैं, तो उनको ही किसी ने सलाह दी होगी और उन्होंने मान ली होगी। सवाल ये है कि वाकई में आप मुद्दों से क्या इतने दूर हैं कि आपको मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे जतन करने पड़े? देखिए मीना जी, मीडिया के साथ साथ अपनी वोटों की राजनीति भी है। इनको जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस तरीके से आज दोनों ने प्रदर्शन किया या कल किया था, इससे वैसे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं जगदीश जी की और तिवारी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इसकी बजाय वो अपने जीवन में सदाचार लाते, कम मितव्ययिता लाते, तो वो ज़्यादा समझ वाली बात होती है। आज वो समय गया जब कोई सांसद और विधायक
जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करता हो और वो उसके अनुरूप ही चुनाव लड़ता हो। आज हम सबको पता है राजस्थान में जो चुनाव कमीशन ने एमपी के चुनाव के लिए 54 लाख रुपए मंजूर कर रखे, 94 lakhs। नहीं होते नहीं है। कम से कम मेरा मानना है कि एक पार्लियामेंट के इलेक्शन के चुनाव में एक कैंडिडेट का 5 करोड़ रुपया खर्च होता है, वो चाहे कैसी मित्रता से कर ले। अब आप ये तो कह नहीं सकते वो जब जमीन से आया पैसा तो आता ही है उनके पास, और पैसे का खर्चा भी करते हैं वो सारे। इसके अलावा अब एक इन दोनों के सामने दिक्कत क्या है? अमरा राम जी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से, कांग्रेस का चिंता है। आज के राजकुमार जी रोज जो है बीएपी से हैं। अब इनका भविष्य में क्या जनता की आकांक्षाओं पर खतरा आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संसद के अंदर अपनी बात उठाने का बहुत कम लोगों को मौका मिलता है, जो वास्तव में विद्वान होते हैं, जिनकी पार्टी में अपनी पैठ होती है। अब इनको कभी मौका मिला तो 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम मिलेगा वो बोलने के लिए, उसमें क्या बोल पाएंगे? इन्होंने जनता से वायदे तो लंबे चौड़े किए, अब ना तो इनकी राजस्थान में सरकार ना इनकी केंद्र में सरकार, तो वो जो इन्होंने वायदे किए उनको कैसे पूरा करेंगे? उसका एक ही तरीका है कि अब जैसे इन्होंने किया था मीडिया में हाईलाइट हो गए लोग, फिलहाल तो इनका नाम जान ही गए, आगे कुछ दिन महीने 2 महीने में कितना ध्यान है लोगों को ये तो आगे की बात है। लेकिन इन्होंने एक अपनी थोड़ी सी पहचान बनाई और ये इनका मोटिव। अब इनसे पूछा था राजकुमार रोज जी, जब इन्होंने पुलिस ने इनको रोका तो प्रेस ने इनसे पूछा वहाँ इंटरव्यू में कि आप क्यों आए हो इनको बैठते? सब मैं राजस्थान के पर्यटन उद्योग को के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या ऊँट दिखाने से ही पर्यटन के उद्योगों का इजाफा होगा? ऊँटों का तो इस समय पर्यटन के क्षेत्र से सब जगह प्रचलन है। इन्होंने कौन सा अनोखा काम कर दिया? लेकिन उसका उनका उद्देश्य केवल अपने आप को प्रसिद्ध करना था और लोगों को हाईलाइट करना। अमरान राम जी से पूछा गया कि मैं किसानों की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इन्होंने किसानों को आने नहीं दिया, उन्होंने ट्रैक्टर को आने नहीं दिया। ये जो बात है ना मीडिया में हाईलाइट हुई और 1-2 दिन में लोगों के बीच में चर्चा करी। आज हम भी चर्चा कर रहे हैं। बहुत छोटी स्मृति होती है लोगों की, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये भी भूल जाएंगे। एक तरफ तो ये भूलेंगे कि भाई इन लोगों ने किस तरह से संसद में एंट्री की थी धमाकेदार एकदम फिल्म स्टाइल में, तो दूसरी तरफ ये भी भूल जाएंगे कि इन्होंने जब एंट्री की थी तो क्या कहा था, और लोग ये याद रखेंगे कि आप करना क्या चाहते हैं, आपने क्या वादे किए थे और अब आप सांसद के रूप में हमारी अपेक्षाओं पर कितने खरे उतर रहे हैं। सवाल करणवीर सिंह राजपुरा जी, आपकी पार्टी ने, आपने बताया, और सिर्फ पार्टी ने नहीं बल्कि आपके अलायंस से जुड़े हुए जितने भी सांसद थे उन्होंने संविधान की कॉपी दिखाई वहां पर, तो क्या संदेश जो आप देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये संदेश देने में आप सफल हुए हैं? ये सतत प्रयास है मीना जी, सफलता और असफलता चुनाव से जोड़कर नहीं देखनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने संविधान की रक्षा के लिए बार बार ये काम करती रहेगी। ये एक दिन का काम नहीं है कि एक बार चुनाव जीत गए फिर वो भूल गए। संविधान को आगे रखना इस देश के अंदर, जब तक सरकारें लोकतंत्र जिंदा रखना है हमको, तब तक संविधान को तो आगे रखना ही होगा। अगर संविधान के इतर काम होने लग गए तो आपको पता ही है कि किस तरह की तानाशाही और किस तरह की दादागिरी देश के अंदर चालू हो सकती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आज भी यही संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि इस देश की मूल भावना संविधान के साथ है, संविधान के साथ रहने में है, संविधान के अनुसार ये देश चले। तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि संविधान के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ वो जाति, धर्म, संप्रदाय, धार्मिक आधार पर, किसी भी आधार पर नहीं करने दी जाएगी और इसका विरोध कांग्रेस पार्टी हमेशा करेगी अगर संविधान की मूल भावना के इतर कोई कार्य करने की कोशिश की गई। आज अमराराम जी वाला ही मामला है, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि दिल्ली के अंदर पिछले 5 सालों में ट्रैक्टर और किसान की एंट्री बैन थी, तो उस एंट्री को खोलने के लिए, उस किसान को सम्मान देने के लिए प्रतीकात्मक रूप से मैं सिक्कर से ट्रैक्टर से आया हूं। तो ये उनका संदेश देने का मैसेज था कि किसान संसद तक भी आ सकता है, जरूरत पड़ी तो उसको खेत तक सीमित ना रखने की कोशिश की जाए, उसको इतना बाध्य ना किया जाए कि वो अपनी सीमाएं पार कर दे, उसको सम्मान दिया जाए, उसकी बात सुनी जाए। तो ये एक मैसेज की राजनीति है मैडम जी। इसमें इन चीजों को एक मैसेज से जोड़कर देखना चाहिए। जब देश के अंदर प्रधानमंत्री जी स्वयं
तमाम तरह के राज्यों के अंदर रैली करते हैं तो वहां जाते ही वो वहां की वेशभूषा धारण कर लेते हैं। तो अब कोई अगर वो कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं, आज के जमाने में कितना फिजिबल है ये नहीं है, पर एक तरह से सीधा सीधा कनेक्शन करने की कोशिश होती है, उन लोगों से संवाद करने की कोशिश होती है। तो कहीं ना कहीं मैं भी इसको इसी चीज से जोड़कर देख रहा हूँ, चाहे राजकुमार रोज जी हो, चाहे अमरा राम जी हो, इन्होंने भी देश की जनता और इनके वोटरों से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश की है और एक संदेश देने की कोशिश की है कि हाँ, हम उस समुदाय को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पहुंचे हैं, तो सरकार उस समुदाय का भी सम्मान करे। जी, राजीव तिवारी जी, एक तरफ संदेश उस समुदाय को जिस समुदाय से आते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरफ पब्लिसिटी स्टंट, दो बातें, और तीसरा जो बड़ा मैसेज देने का इसमें प्रयास होता है, कम से कम सोच होती है, वो ये कि जैसे अमरा राम जी ने कहा कि किसानों के हितों की आवाज कुचल दी गई, इसलिए यहाँ तक हमने बताया है वापस कि किसान देखिए कितने ताकतवर हैं। क्या सत्ता में बैठे हुए लोग और सरकार दबाव भी बना पाते हैं इस तरह के प्रयासों से, सांसद या विपक्ष के लोग? नहीं भाई, अमरा राम जी से ये पूछना चाहिए, क्या दिल्ली में ट्रैक्टर नहीं चलते क्या? सैकड़ों ट्रैक्टर चलते हैं दिल्ली में, सड़कों पे घूमते हैं, उनको पानी जिस के तरह टैंकर से सारे ट्रैक्टर ही ढोते हैं। और फिर ये किसान तो लाल किले तक पहुंच गए थे, लाल किले पे पहुंचे थे कि नहीं? मैं कर्ण जी से पूछता हूँ कि किसान जब आंदोलन चल रहा था तो जबरन ये लाल किले तक पहुंचे थे कि नहीं? तो वो क्या मैसेज देने की कोशिश की? फिर जो उनके हितों का कुटाराघात जिन नियमों से हुआ था, जिन बिलों से हुआ था, वो वापस ले लिए गए थे, उनके दबाव में ही तो लिए गए थे ना। तो वो आंदोलन तो उनका एक तरीके से, भले ही कितने बलिदान उन्होंने दिए हो, 700-800 किसान उनमें उनकी जान गई हो धरने के दौरान, प्रदर्शन के दौरान, लेकिन अंततः तो वो सफल रहे थे ना, तीनों कानूनों को रद्द करा के, तीनों विधेयकों को। तो अब और क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई ट्रैक्टर में संसद में आ गए तो क्या दिल्ली में ट्रैक्टर चलते नहीं है क्या? खूब चलते हैं। इसमें आपने क्या नया बात बता दी कि दिल्ली में हम आ गए साहब किसान के? तो किसान तो ऑलरेडी दिल्ली की सड़कों पर खूब ट्रैक्टर चला चुके हैं, आज भी चलाते हैं। आजादपुर मंडी में रोज सैकड़ों ट्रैक्टर आते हैं, वो भी तो किसान ही लेके आते हैं, कोई दूसरा थोड़ी राजीव लेके जी, आता है। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि सरकार आने वाले समय में किसान विरोधी कानून, किसान विरोधी नियम कायदे को लागू न करे, उनके ऊपर हिटलरशाही की तरह उन पर सवार ना हो, इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की है। मैंने ये नहीं भाई कहा तो कि दिल्ली में किसान है या ट्रैक्टर नहीं है। मैसेज देने से ये यहाँ पे आज के दिन मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि आज 543 सदस्य संसद के वो शपथ लेने कल और आज में आए हैं। अगर ये इस तरीके से स्वांग भर के नहीं जाते तो इनको कौन पहचानता? वहां पे कोई मीडिया वाला पहचानता भी नहीं कौन आया क्या आया, ना उनको इतनी तवज्जो मिलती। हाँ, एक फोटो खिंच जाती, संबंधित उनके क्षेत्र के अखबार में वो खबर भी छप जाती, लेकिन ये पूरे नेशनली या इंटरनेशनली जो प्रेस में आज ये हाईलाइट हो रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ ये इनका स्वांग भरना है ये वाला। और क्या है बताइए आप इसके पीछे? कौन सा मैसेज राजकुमार रोज जी ने कौन सा मैसेज दे दिया कि भाई मैं ऊंट पे बैठ के आ गया तो आदिवासियों का भला हो जाएगा? आदिवासियों का तो ऊंट से कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल, जगदीश शर्मा और जी, फिर ऐसे सजा धजा के, जैसे तो कोड ऑफ कंडक्ट 26 का जनवरी की परेड में बीएसएफ के जवान ऊंट लेके आते हैं ऐसे सजे धजे। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल ये है, शादियों में भी आते हैं आजकल हाथी और हाँ, ऊंट बड़े सजे वो तो सज लवाजमा कर। पूरा चलता ही है, हाथी घोड़े ऊंट का, वो तो अलग चीज है। हाँ, वो तो शोभा जयपुर यात्राओं में और सब में, बारातों में, इनमें सब में चलता है लवाजमा, लेकिन वो अलग चीज है। राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक कोड ऑफ कंडक्ट जैसी भी कोई चीज होनी चाहिए जगदीश शर्मा जी। इस तरह के जब भी प्रयास किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा किए जाते हैं, तो मीडिया का व्यवहार भी जिस तरह और का है वैसा ही होना चाहिए। मीना जी, मैं जी, एक बात और बताऊं कि जो हाँ जी, संविधान की कॉपियां दिखा के जो प्रदर्शन किया गया, वो क्यों किया गया था? सिर्फ इसलिए किया गया था कि प्रोटेम स्पीकर इनका नहीं बनाया गया।
तो उसमें संविधान कहाँ से आ गया बीच में? संविधान में तो ऐसा कोई नियम नहीं है, तो परंपरा है, कानून तो है नहीं, ना कोई नियम है। जी जी। तो बताइए वो एनडीए सरकार कहाँ गलत थी इसमें? तो करणवीर आपको सिंह जी संविधान की बताइए कॉपी जरा। सिर्फ इसीलिए, भाई किसी और बात पे संविधान की कॉपी दिखाते कि कहीं संविधान का उल्लंघन हुआ हो, उसके लिए आप पहले दिन प्रदर्शन करते। आज संसद पहले दिन चालू हुई है, तो उसमें आप किसी और तरीके से विरोध दर्ज कराते। संविधान की कॉपी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि प्रोटेम स्पीकर सबसे ज्यादा बार संसद चुना हुआ व्यक्ति बनेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। राजीव जी, अगर कोई आदमी, कोई सांसद अगर संविधान की प्रति लहराता है तो इससे समस्या क्या है? ये तो अच्छी बात है ना कि समस्या तो कोई नहीं है। आप रोज लेके जाओ ना संसद में, संसद में रोज लेके जाओ, उसका भाषण करो, उसके जो भी प्रावधान है उनको बताओ। लेकिन सिर्फ हाय हाय करने के लिए संविधान की कॉपी दिखाना थोड़ी जरूरी है। मैसेज क्या देना चाहते हैं, मैं उस पर आ रहा हूँ। आपका ऑडियो करणवीर जी, बोलना हाय करना से मत जोड़िए। आपको ना जय संविधानिक है। हेलो, हाँ जी जी, हाँ बोलिए मीना जी, बोलिए। संविधान की प्रति दिखा रहे हैं तो इसमें सांसद ये शो करना चाहते हैं कि हाँ हमारी आस्था इस पुस्तक में है, इस ग्रंथ में है। वो तो पूरे देश की है, पूरे देश की। बताइए किसी भी नागरिक से पूछ लीजिए, उसको संविधान से कहीं कोई वो है? कहाँ है? आप 2 महीने 1 महीने का जो चुनाव हुआ उसके अंदर भाषण उठा के देखिए ना भारतीय जनता पार्टी। आप ये बता सकते हैं क्या कि कितने सांसदों ने संविधान पढ़ा है? संविधान में क्या लिखा है? आप ये बता सकते हैं क्या? कितने सांसदों ने संविधान पढ़ा है और संविधान की कितनी धाराएं, कितने अनुच्छेद है? दूसरी बात, ये आपने जिस तरीके का नैरेटिव बनाते हो कि संविधान बदल जाएगा, ये हो जाएगा, आप दो लाइन तो पढ़ लेते संविधान की, उसमें ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। संविधान के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ आपकी पार्टी ने किया। 1975 का ध्यान नहीं है हमको, ध्यान है जगदीश जी को ध्यान होगा, राजीव त्रिपाठी को ध्यान होगा, जिस तरीके से आपके मूलभूत जो अधिकार थे नागरिकों को खत्म कर दिए थे। राकेश जी, ये 1975 की याद दिला रहे हैं देश में। संविधान के, देश के प्रधानमंत्री शपथ लेने से पहले जगदीश जी, क्या वाकई में इस वक्त जरूरत है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है, नई सरकार नए इतिहास को बनाने की तरफ काम करे, नए देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, युवाओं के लिए कुछ अच्छा करें, इसकी बजाय ये बताएं कि 50 साल पहले क्या काला दिन आया था? क्या इसकी जरूरत भी है? बिल्कुल सही कह रही है आप मीना जी। सवाल ये है कि जब विरोधी पक्ष इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास करेगा, संविधान खतरे में, संविधान खत्म हो जाएगा, तो उसका जवाब तो दिया ही जाएगा। शुरुआत इन्होंने ही की। संविधान की भारतीय जनता पार्टी के स्वयं बोला करते थे, संविधान का साइज देखा क्या है? कॉपी का बाइबल की कॉपी के हिसाब से है, और उसमें मेरी गारंटी है अब जो जिस संविधान की किताब को दिखा रहे थे, आप उसको पढ़ नहीं सकते चश्मा लगा कर भी, इतने महीन शब्द उसके अंदर होंगे। क्योंकि संविधान जो खुद है काफी मोटा पलंदा है, काफी उसमें धाराएं हैं, काफी परिशिष्ट है, काफी अनुच्छेद है। तो ये दूसरी बात, आज 50 साल हो गए मीना जी, आपको भी ध्यान नहीं होगा सन 75 में क्या हुआ था। लोगों को जब ये बात करते हैं 48 की 47 की, तो उस बात का भी जवाब देना ही पड़ेगा इनको, और उसको और क्या तरीका हो सकता है? जबकि कायदा ये था कि आज पहला दिन था। लेकिन मुझे जितनी जानकारी है राकेश वशिष्ठ जी, 50 साल पहले इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री होते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 घंटे तक खड़ी रही थी। ये भी तो इस देश के संविधान का सम्मान करते हुए इंदिरा गांधी खड़ी हुई होंगी ना जगदीश जी? जगदीश जी जी, ऐसा है मीना जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, संविधान की कॉपी लेकर आए। बच्चों वाला गुटका होता है, मतलब बहुत सारी किताबों का गुटका एक अलग आता है, हनुमान चालीसा का गुटका, रामायण का गुटका, वैसे ये गुटका है जो स्टूडेंट्स के लिए निकला है, उसको लेकर तो अब ये गुटका जो है इसलिए दिखा रहे हैं कि 50 साल पहले हम कर चुके हैं, इस देश का संविधान को रौंद चुके हैं,
इस देश के संविधान को कैप्टिव बना चुके हैं अपना, और हमने दादागिरी चलाई थी, ये इसको याद दिला रहे हैं। आज ही का दिन था 25 जून 1975 को सबसे पहले इमरजेंसी लगाकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान को तहस नहस कर दिया था। और हिस्ट्री में केवल एक ही उदाहरण है ये, दूसरे देशों में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरे देशों में नई सरकारों ने कॉन्स्टिट्यूशन बदला तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आपको अवसर मिला इमरजेंसी लगाकर उसके अंदर कुछ भी कर दें, उसमें नए शब्द जोड़ दिए, उसमें आपने अपनी मर्जी से ही जो है देश की जो लोकसभा का कार्यकाल था उसको 1 साल बढ़ा के 6 साल का कर लिया, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जो है फटकार भी लगाई कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगे। कोई 11,000 के करीब नेताओं को तब जेलों में डाल दिया गया था। इसलिए संविधान दिखा रहे हैं ये कि हम आ जाएंगे तो ये करेंगे वापिस। इस देश में अभी पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान दिखाकर इतना झूठ बोला गया है, इतना लोगों के मतदाताओं के बीच में भ्रम फैलाया गया है कि उनको समझ में नहीं आया कि ये है क्या। बताइए, ये बताया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा। अरे बदलना होता तो ये सरकार एनडीए की 10 साल से ऑलरेडी थी और आज से ज्यादा पावरफुल थी। मोदी जी ने आज से ज्यादा पावरफुल थी। कहाँ उसने संविधान में कौन सी धारा बदल दी? एक भी नहीं हुआ। 143 जो करेक्शन हुए उसमें से 90% करेक्शन कांग्रेस की सरकारों के दौरान हुए। संविधान में जो संशोधन हुए है ये मालूम किसी को? तो ये देखिए संविधान के कितना सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी। उसके लिए ज्यादा बात करो जितनी कम है। 50 साल निकल गए इस देश में इस तरह की पॉलिटिक्स को देखते हुए। आज भी ये कहा गया कांग्रेस पार्टी के इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। क्यों बचाना है? कि ये जो है आरक्षण खत्म कर देगी, SC ST का कोटा खत्म कर देगी। कहाँ हो गया था कोटा? किस चीज के लिए झूठ बोलकर आप भ्रमित कर रहे हो? मतदाताओं को किस लिए भ्रम में फैलाकर और आप इस तरीके की बात कर रहे हो? झूठ पर आधारित चीजों को चलाकर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी ने अपने कुछ जो है सीटें बढ़ा भी ली तो उससे क्या हो जाएगा? सरकार बनाने की स्थिति में तो आप सारे मिलकर अभी भी नहीं आए। कांग्रेस पार्टी ने 3 टर्म में जितनी सीटें प्राप्त की है चुनाव में उतनी भी बीजेपी के पास अब भी ज्यादा है। पेट्रोल डीजल एक दफे में भी उससे ज्यादा है। डॉलर की रेट तो ये सब कम होना ये तो सत्य है। डॉलर की रेट मार्केट तय करता है, संविधान तय नहीं करता। डॉलर की रेट मार्केट तय करता है, संविधान नहीं करता। इंटरनेशनल मार्केट चलता है ना, उसके आधार पर होता है। इसलिए आप जो है ना संविधान की ज्यादा कांग्रेस को तो संविधान के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। अगर उसमें शर्म है तो बोलना ही नहीं चाहिए कांग्रेस को डॉलर के बारे में, संविधान के बारे में वैधानिक जानकारी दे रहे हैं। तो ये वैधानिक जानकारी मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं दी? तब तो वो कहते थे कि डॉलर गिर रहा है मतलब सरकार गिर रही है। तो आज जब डॉलर की रेट बढ़ रही है, मुख्यमंत्री ने कही होगी, चाहे नरेंद्र मोदी ने कही होगी, चाहे किसी ने भी कही होगी। मैं तो एज ए स्टूडेंट ये बात बोल रहा हूँ कि मैंने राजनीति को पढ़ा, राजनीति को देखता रहा। हम जब अपनी जर्नलिज्म स्टार्ट कर रहे थे 75 के आसपास, तब ये हाल हो रहा था और हमने देखा कि देश में किस तरीके का हाल हो गया। किस तरीके से मैं अलवर था और अलवर के छोटे से लेकर बड़े तक कांग्रेस के अलावा जितने नेता थे सबको जेल में डाल दिया। आप बताइए कि ये संविधान दिखाते हैं? जगदीश जी जैसे युवा पिछले 10 साल से न्यायकाल सहन कर रहे हैं, तो हम हमारा हाल बता रहे हैं। वो आपने देखा होगा, आपकी अनुभूति होगी। वो कांग्रेस को तो खुद ही सोचना चाहिए ना। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी ने अब तक किया क्या क्या है जिसकी वजह से कि आज ये हालत हो गई। 44 सीटें 543 में से 44 सीटें मिली आपको। आपने 60 साल इस देश पे राज किया और पब्लिक ने आपको कहां पहुंचाया था? गर्त में। ये संविधान की वजह से पहुंचे थे आप। झूठ बोल के सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है।
जगदीश शर्मा जी, सूरज उगता है तो अस्त भी होता है। कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे समय तक शासन मीना जी किया अभी तो अब कहते हैं विपक्ष में भी सूर्य उदय बैठे। होता है। करणवीर जी, मैं आपके पास आऊंगी। राजीव तिवारी जी, एक पूरा का पूरा पक्ष है जो आपातकाल को जो कुछ कहता है, काला दिन, काला अध्याय, तमाम जो संविधान पर आघात और भी जितने शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन एक पक्ष ये भी कहता है कि क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क उस वक्त पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से सेना के उसमें था और वहां पर जो कुछ हो रहा था, कहीं ना कहीं यहाँ पर वैसी घटना ना हो जाए, वहां यहाँ की सेना भी कुछ उस रास्ते पर ना चल पड़े। इस तरह की भी बातें होती हैं राजीव तिवारी जी, इनकी सच्चाई क्या है? अब ये तो बातें हैं, राजनीतिक बातें होती हैं सारी। आप देखिए 71 वॉर में भारत की सेना ने बड़ा पराक्रम दिखाते हुए पूर्वी पाकिस्तान का विभाजन कराया पाकिस्तान से, और युद्ध में बुरी तरह परास्त किया, बिना किसी अमेरिका या जो पाकिस्तान के पीछे थे जो भी देश, उनसे उनका ध्यान रखे या उनके धमकी में से डरे बिना पूरा एक तरीके से पाकिस्तान के बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था, और सहिष्णुता दिखाते हुए वो इलाका उनको वापस भी किया था। तो ये कहना कि पाकिस्तान से डरकर ये इमरजेंसी लगाई गई, नहीं, वो सिर्फ एक राजनीतिक उनको डर था कि हो सकता है कि मेरी सत्ता चली जाए। और उस समय ये बात चली थी कि जनरल मानेकशॉ काफ़ी हावी हो गए हैं, ये हो गया है, उस वजह से श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई ताकि विरोधी पक्ष और सेना दोनों को कायदे से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ सत्ता बचाने के लिए ही प्रयास था उनका, और उस प्रयास में वो 2 साल बाद ही बुरी तरह विफल हुई, और जो जनता पार्टी उभर कर सामने आई, विपक्षी दलों का एक गठबंधन बना, उसने उससे सत्ता छीन ली। हालांकि ये भी सही है कि जो विपक्षी गठबंधन बना था वो इतना कमजोर था कि 80 में वापस से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। महज तो 3 उसी साल बाद ही तरीके से वापिस ना। एक्चुअली उसी टाइप का जो गठबंधन है, जो जनता पार्टी का वो कमजोर आज बना गठबंधन हुआ है, बना था, वैसा ही गठबंधन मैं इस आज इंडिया बना हुआ गठबंधन है। को मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त भी केंद्र जो है, केंद्र बिंदु वो इंदिरा गांधी का विरोध था और आज नरेंद्र आज मोदी वो का नरेंद्र विरोध है। मोदी का विरोध है। हालांकि दोनों जी, में बिल्कुल बहुत सारे। हर तरीके से बहुत फर्क है दोनों चीजों में। हम्म, उन्होंने डिक्टेटरशिप दिखाई थी, यहाँ डिक्टेटरशिप का आरोप लग रहा है कि नरेंद्र हम्म, मोदी डिक्टेटर बनने की ओर अग्रसर है। ये एक आरोप है और वो सत्यता थी कि उन्होंने ऐसा किया था। हम्म, आप देखिए मीडिया में जी, सेंसरशिप थी, आप बिना कलेक्टर को या डीएम को बताए अखबार नहीं छाप सकते थे, कोई हेडलाइन नहीं दे हम्म, सकते थे। तो ये सारी चीजें थी जो उन्होंने एक देश पर अपना जो तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाकर और तानाशाही लागू करी थी उस इमरजेंसी में, तो उसका उनको फल भी हम्म। मिला। बिल्कुल बिल्कुल, उस सत्ता चली गई उसके बाद। बहुत 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 कुछ इमरजेंसी में, आपातकाल में जो कुछ हुआ उसको लेकर बहुत बातें हो सकती हैं, बहुत चर्चाएं हो सकती हैं, बहुत सारे शोज हो सकते हैं। उस समय के लोगों के साथ चर्चाएं करें तो समझ में आता है कि क्यों किस तरह का माहौल बनाया गया, क्यों अपोजिशन के लीडर्स को इतनी बड़ी संख्या में जेल में डाला गया, क्या ये डर था इंदिरा गांधी के मन में, और इंदिरा गांधी को इस आपातकाल के लिए उकसाने वाले या तैयार करने वाले लोग कौन थे? क्या वो संजय गांधी थे या कोई उनके करीबी जो दूसरे लोग थे? क्या वो इस्तीफा देने को तैयार थे? ये तमाम चर्चाएं हैं, इतिहास है। लिखित में जितना इतिहास है वो ये है कि 25 जून आज से 50 साल पहले आपातकाल लागू हुआ था। राजीव जी, आपका ऑडियो। जी, बहुत सारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी भी आज बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन एक सुर में जो है वो ये है कि आदिवासी समाज का एक ही शेर पहुंचा है, तो देखते जाओ आगे और बहुत कुछ होने वाला है। आदिवासी राज लाना है, जय भीम प्रदेश। अभी तो एक शेर आया है कुछ इस तरह से। राजकुमार रोड के समर्थक हैं जो बड़ी संख्या में
उनके समर्थन में और उनको राजा और शेर और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, लेकिन अभी तो वो सांसद बने हैं और सांसद बनकर वो क्या कुछ कर पाते हैं, विधायक देखिए, बनकर पहला क्या शेर किया। नहीं आया, आदिवासी क्षेत्र का पहला शेर नहीं है। आप जी देखिए नॉर्थ जी। ईस्ट में जितनी सीटें हैं, लद्दाख में है और दूसरे जो प्रांत हैं हमारे, वहाँ से बहुत सारे आदिवासी चुनकर आए हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, बहुत सारे हाँ आदिवासी नेता हैं जो संसद में पहुंचते रहे हैं, आज से नहीं बहुत सालों से। और पीए संगमा तो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, वो भी आदिवासी समाज को ही वहाँ के रिप्रेजेंट करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोई पहला तो शेर बहुत नहीं है। बहुत निश्चित रूप से बहुत, अब इस एक शेर से जो उनके समर्थकों को लगता है कि ये हमारा पहला शेर है, जो नौजवान है, क्योंकि नई पीढ़ी है जिनको एक तरह से सोशल मीडिया पर हथियार बनाकर, अलग-अलग शब्द है, माध्यम बनाकर, ज़रिया बनाकर, लेकिन हमें जो समझ में आता है वो तो यही है कि हथियार बनाकर बहुत राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएँ हैं वो आगे बढ़ी हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पर आज जिस तरह की घटना 2 दिन पहले राजस्थान में हुई, आप सबने सुनी होगी कितनी दर्दनाक। तो सोशल मीडिया को लेकर अब भारत की सरकार क्या कुछ नई गाइडलाइंस बनाती है और इसमें इसको लेकर सच में कुछ एक्शन ले पाती है, कोई कानून के रूप में या गाइडलाइन के रूप में या एक्शन के रूप में, इस मायने में कि जहाँ-जहाँ इस तरह की घटनाएँ और शिकायतें आ रही हैं, वहाँ सरकार और प्रशासनिक मशीनरी थोड़ा मुस्तैदी दिखाएँ, क्योंकि ये एक बुजुर्ग की मौत का मामला नहीं था जो राजस्थान के लोहावट में सामने आया, फलौदी में। बहरहाल आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी हर दिन कोशिश होती है कि देश में जो कुछ हो रहा है, उसके माध्यम से जो दिखाया जा रहा है, जो दिख रहा है और उसके पीछे जो निहितार्थ है, उसके फ़र्क को आप समझें और उसके बाद तय करें कि जिन जनप्रतिनिधियों को आपने भेजा है, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं और खुद के लिए क्या कर रहे हैं। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।